Hello and welcome to the chemistry class once again. Today we will study something about dihydric alcohols. देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के कुछ खास यूजेस पढ़े थे। ये जानने के लिए कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और उसमें से जो सबसे जो कॉमन एग्जांपल हमने लिया था वो था इथिलीन ग्लाइकॉल का, यानी दो कार्बन है CH2 और उन दोनों में OH ग्रुप्स अगर हैं तो वो इथिलीन ग्लाइकॉल हुआ। तो ये 1,2-डायोल इसकी प्रिपरेशंस आज हम पढ़ेंगे। इसकी कुछ खासियतों के बारे में एक बार फिर से याद कर लें कि जो इथिलीन ग्लाइकॉल है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड यानी इंजन्स के जो फ्लूइड हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है उसमें यूज़ होता है। प्रिंटिंग इंक, प्रेस में जो प्रिंटिंग प्रेस का इंक जो होता है उसके लिए यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है। पेंट के विलायक, पेंट के सॉल्वेंट्स में यूज़ होता है यानी पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा ये तरह तरह के पॉलीमर्स बहुलकों के निर्माण में काम आता है, जैसे पॉलिएस्टर बनाने के काम आता है, पॉलीयूरेथेन फोम बनाने के काम आता है, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटकों के बनाने में काम आता है। एल्काइल रेजिन्स, ये ALKYL है, ये एल्काइल रेजिन्स बनाने के काम आता है। सिंथेटिक वैक्सेस यानी संश्लेषित जो मोम है उनके बनाने के काम आता है। तो आइए देखते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी इसको बनाने की विधियों के बारे में कुछ बातें आज जानते हैं, कुछ विधि हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे विधि है इस वक्त वो है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। इससे पहले हम 1,2-डायोल का प्रिपरेशन एल्कीन से पढ़ चुके हैं। KMnO4 के ऑक्सीडेशन का भी हम इसमें पढ़ चुके हैं मेथड और रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का के द्वारा ऑक्सीडेशन एल्कीन्स का किया जाए अगर, तो फिर 1,2-डायोल प्राप्त होता है। देखिए, इसमें ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो ऑक्सीडेंट के रूप में लिया जाता है, जो एल्कीन्स का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यानी एल्कीन के ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ऑक्सीडेशन से इथिलीन ग्लाइकॉल को प्राप्त करना। तो ये देखिए, इसमें जो ऑस्मियम है वो अपने ऑस्मियम 8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और अभिक्रिया के अंत में वो ऑस्मियम 6 में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा इस अभिक्रिया के दौरान 5 सदस्यीय 5 मेंबर्ड ऑस्मेट एस्टर बनता है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसा कि हमने एल्कीन का KMnO4 के ऑक्सीडेशन से या फिर क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन से जो हमने 5 सदस्यीय 5 मेंबर्ड एस्टर साइक्लिक एस्टर का निर्माण देखा था। यहाँ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में भी उसी तरह से 5 सदस्यीय चक्रीय साइक्लिक एस्टर का निर्माण होता है, जो कि खास कंडीशन में आइसोलेट या पृथक्कृत भी किया जा सकता है। और जब वो पृथक्कृत होता है तो वो इस बात का प्रमाण है कि जो मैकेनिज़्म ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का एल्कीन के साथ रिएक्शन के में दिया गया है वो मैकेनिज़्म, वो क्रियाविधि सही है। तो ये जो पिरिडीन के प्रेजेंस में जो ये रिएक्शन होती है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और एल्कीन की, तो ऑस्मेट एस्टर जो है वो एक कलर्ड क्रिस्टल यानी रंगीन क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है सिस्टम में से, और उसको आइसोलेट भी किया जा सकता है यानी हम उसको अलग से निकाल सकते हैं सिस्टम में से। स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस हाइड्रोक्सिलेशन है। ये वैसा ही सिस हाइड्रोक्सिलेशन है जो कि हमने इससे पहले KMnO4 का एल्कीन के साथ रिएक्शन या एल्कीन के साथ क्रोमिक एसिड का जो रिएक्शन था उसमें देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें कि 1,2-डायोल बनते हैं और सिस उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है। तो आइए देखते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, ये है एल्कीन। एल्कीन का रिएक्शन हुआ है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ, जो कि इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर का निर्माण होता है। तो ये है 5 सदस्यीय साइक्लिक एस्टर जिसका निर्माण यहाँ पर हुआ। 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं इस चक्र में, तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर का ऑस्मेट एस्टर है ये, उसका निर्माण हुआ, जिसका कि हाइड्रोलिसिस के द्वारा हम ये डायोल हमें 1,2-डायोल प्राप्त होता है। 1,2 यानी निकटवर्ती 2 कार्बन एटम पर OH ग्रुप का होना।
इसके अलावा आप ये देखिए कि ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है वो सिस है, यानी द्विबंध के एक ही साइड में दोनों OH ऑक्सीजन जुड़े हैं और द्विबंध के एक ही साइड में दोनों CO बॉन्ड्स बने हैं, तो इसीलिए इसको सिस हाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है। जब ये अभिक्रिया pyridine के प्रेजेंस में होती है, व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine के प्रेजेंस में जब होता है, एन एस्टर कॉम्प्लेक्स विथ 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ लिगेंड pyridine इज फॉर्म्ड। तो उसी तरह का एक एस्टर बनता है समान, लेकिन उसमें ऑस्मियम के साथ 2 pyridine के मोल्स इसके अंदर लगे होते हैं, या मॉलिक्यूल्स इसके अंदर लगे होते हैं, जुड़ जाते हैं, लिगेंड के रूप में से बंधित हो जाते हैं ऑस्मियम के साथ, और ये जो है क्रिस्टल के रंगीन क्रिस्टल, कलर्ड क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट या पृथक्कृत किया जाता है, जो कि मैकेनिज्म का सबूत या मैकेनिज्म का एविडेंस या मैकेनिज्म का प्रमाण है। इस अभिक्रिया का देखिए ये जो साइक्लिक एस्टर बना pyridine के प्रेजेंस में, इसका भी जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो सिस 1,2 डायोल प्राप्त होता है। इसका एक ही ड्रॉबैक है या कमी इसकी ये है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वह हाईली एक्सपेंसिव यानी महंगा है, इसके साथ ही ये एक टॉक्सिक रिएजेंट है, यानी जहरीला पदार्थ है जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे स्क्रीन पे है वो है डाईब्रोमो एल्कीन। तो बाय ट्रीटिंग डाईब्रोमो एल्कीन विथ पोटेशियम एसीटेट फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी 1,2 डाईब्रोमो एल्केन का, ये लिख लीजिएगा, 1,2 डाईब्रोमो एल्केन का पोटेशियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाई गई अगर, और जो हमें इसके नतीजे से जो हमें मध्यवर्ती यौगिक मिला उसका अगर एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो, या अम्लीय हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो 1,2 डायोल प्राप्त होता है। देखिए जहाँ जहाँ Br था, देखिए CH2Br तो यहाँ CH2OH, और यहाँ CHBr तो यहाँ पर होगा CHOH। ये जो हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, एक हाइड्रोजन यहाँ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, इसको हटा दीजिएगा जब आप नोट्स बनाएं तो इस तरह से ये वाला जो Br है उसके स्थान पर ये OH ग्रुप प्रतिस्थापित हो गया है। तो इस प्रकार से भी डाईब्रोमो एल्केन से पोटेशियम एसीटेट के द्वारा और हाइड्रोलिसिस के द्वारा 1,2 डायोल प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म 1,2 डायोल को प्रिपेयर करने का या बनाने की विधि। स्क्रीन पे है आपके कीटोन्स, जैसे ये एसीटोन लिया हुआ है जिसका मैग्नीशियम एमलगम के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो अल्टीमेटली हमको 1,2 डायोल प्राप्त होता है। तो ये देखिए मैग्नीशियम एमलगम किसे कहते हैं, मैग्नीशियम और मरकरी का जो मिक्सचर होता है उसको हम जो एलॉय होता है उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम एमलगम, और मैग्नीशियम एमलगम और एसीटोन यहाँ एग्जाम्पल में लिया गया है। कीटोन जो है उसका उदाहरण यहाँ एसीटोन लिया गया है, सबसे सिंपल कीटोन एसीटोन। उसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, एक मध्यवर्ती देंगे ये वाला, और मध्यवर्ती जो है उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस जब किया जाए, जैसे यहाँ एसिड हाइड्रोलिसिस किया गया जिससे कि अल्टीमेटली 1,2 डायोल प्राप्त हुआ। तो देखिए किस प्रकार से हो रहा है, ये 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें से 2 आपस में जुड़ गए, दोनों एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। देखिए पहला जो कार्बोनाइल कार्बन था वो ये है जो कि यहाँ पर है, और इसी मॉलिक्यूल का दूसरा कार्बोनाइल कार्बन ये है। तो दोनों कार्बोनाइल कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है इस अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के साथ, और जिससे अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको 1,2 डायोल प्राप्त होता है। ये देखिए कि एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ये मध्यवर्ती बना है। तो यहाँ जो 2 मध्यवर्ती बने हैं ये फर्दर जाके देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में ये दोनों मॉलिक्यूल्स जाके यहाँ पर जुड़ गए, और इस तरह से इन दोनों के ऊपर एक CO बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, इस तरह से एक मध्यवर्ती बना जिसके साथ मैग्नीशियम आयन जुड़ा हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स एक बनता है
मध्यवर्ती, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो इस तरह से देखिए 1,2 डायल मिला। यहाँ पर ये जो हिस्सा है एक एसीटोन मॉलिक्यूल से और ये दूसरा हिस्सा दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल से आया है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये हिस्सा है एक मॉलिक्यूल से ये वाला जो हिस्सा है वो दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल से आया है। तो दोनों एसीटोन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं, बॉन्डेड हो गए हैं और उन्होंने अपने कार्बोनाइल जो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप से C डबल बॉन्ड O से C सिंगल बॉन्ड OH प्राप्त हुए हैं और इस तरह से 1,2 डायल हमें मिला है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म। नेक्स्ट मैकेनिज्म में देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया गया है ऑन अल्फा डाई कीटोन। तो ये है अल्फा डाई कीटोन। अल्फा डाई कीटोन क्यों कहा गया है? क्योंकि निकटवर्ती 2 कार्बन एटम पर C डबल बॉन्ड O है। देखिए ये कार्बन है जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है, ये वाला जो दिखाया गया है, और साथ वाला जो कार्बन है उसके ऊपर भी C डबल बॉन्ड O है। तो ये 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें कहा जाता है अल्फा डाई कीटोन, क्योंकि ये निकटवर्ती कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप उपस्थित हैं। इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप का मैकेनिज़्म हमने अल्कोहल इससे कैसे बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से, वो हमने इससे पहले भी जब अल्कोहल का प्रिपरेशन उसमें ये वाला मेथड पढ़ लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बार वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए जो मैकेनिज़्म आप पढ़ रहे हैं वो एक चैप्टर में या फिर एक ईयर के सिलेबस में वो कई जगह वो रिपीट होता है। तो अगर आप हर बार उसको लिख कर करते हैं या समझते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नोट्स बनाते हैं तो वो परफेक्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे वो आपके काम आएगा, आपकी मेहनत। तो देखिए 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, तो 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़े। देखिए कार्बोनाइल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन दोनों में और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसीलिए कार्बन के ऊपर आ जाता है आंशिक प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है आंशिक माइनस चार्ज। तो C डबल बॉन्ड O में यहाँ होता है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप जानते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज लिए होता है। आमतौर पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, लेकिन जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इस तरह से आता है तब उस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। तो यहाँ जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो R के ऊपर माइनस और मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज है। तो यहाँ ये जो कीटोनिक कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो कार्बन है उससे ये एल्काइल ग्रुप जुड़ता है और मैग्नीशियम जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस है और ये ऑक्सीजन माइनस है। इसी तरह से एल्काइल यह वाला माइनस है, ये कार्बन प्लस है, प्लस चार्ज वाला है। तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और उस तरह से देखिए कार्बन के साथ R ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ यहाँ मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है, और ऐसा ही दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये चीज़ हुई है। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्फा डाइकीटोन के रिएक्शन के द्वारा, और इस इंटरमीडिएट का फिर हाइड्रोलिसिस अगर कर दिया जाए तो ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और यहाँ पर H और H लग जाता है ऑक्सीजन के साथ, और मैग्नीशियम के साथ रह जाता है OH। तो यहाँ से जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो है -2 MgOH यहाँ से निकल जाएंगे। इसके साथ साइड प्रोडक्ट में ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसी दौरान हमको हाइड्रोलिसिस के द्वारा 2 OH ग्रुप निकटवर्ती कार्बन के ऊपर प्राप्त हुए। तो अल्फा डाइकीटोन से इस प्रकार से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हम 1,2 डायोल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो आपके स्क्रीन पे है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ऑन अल्फा कीटो एस्टर। सो व्हाट इज अल्फा कीटो एस्टर? अल्फा कीटो एस्टर जैसे अल्फा डाइकीटोन यानी 2 निकटवर्ती समूहों पर कार्बोनाइल कंपाउंड, तो अल्फा कीटो एस्टर यानी 2 निकटवर्ती समूह पर, एक पर कीटो ग्रुप और दूसरे पर एस्टर ग्रुप होता है, तो उसे अल्फा कीटो एस्टर कहा जाता है। जब हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ा था उस वक्त हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एस्टर का रिएक्शन किस तरह से होता है वो भी हमने पढ़ा था। हमने ये देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एस्टर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो पहले स्टेप में
पहले स्टेप में जो है एस्टर जो है वो C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है वो कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो आप देखिए इसका मतलब ये है कि पहले स्टेप के आखिर में ये जो हमको मिलेगा वो है CH3CO इस तरह से हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होने पर, और उस जो अल्फा डाइकीटोन जो बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होने पर उस अल्फा डाइकीटोन का रिएक्शन फिर दोबारा दो मॉलिक्यूल RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होकर इस तरह से एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जो यहाँ पर RMGX के साथ आप रिएक्शन लिखेंगे और उसके अंत में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3COCOR। फिर इसका रिएक्शन होगा दो RMGX के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RMGX के साथ, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट का फिर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा और हाइड्रोलिसिस से ये दोनों जो OMG बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और वो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप्स। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर एस्टर है तो 1 और ये 2, टोटल 3 MgX मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये रिएक्शन जो है आपने, ये वाली रिएक्शन जो है वो आपने अल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ रखी है। और यहाँ देखिए जो R है वो इस R से आया हुआ है, ये वाला R, और जो इसी दौरान आपने एक चीज़ और देखी है जो C2H5 एस्टर का था वो इस रिएक्शन में यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से भी हम 1,2-डायोल को प्राप्त कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्फा कीटो एस्टर के बीच में रिएक्शन करवा के और बाद में उसका जो मध्यवर्ती यौगिक बनता है उसका हाइड्रोलिसिस करवा के। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है एसाइलॉइंस का कैटालाइटिक रिडक्शन, उत्प्रेरकीय अपचयन। किसका? एसाइलॉइंस का। अब एसाइलॉइन क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिस कार्बन पर OH है, मतलब इस कार्बन पे OH है, उसी कार्बन पे COR ग्रुप है, अगर ऐसा कोई यौगिक होता है उसे हम एसाइलॉइन कहते हैं। इसका कैटालाइटिक या उत्प्रेरकीय अपचयन अगर किया जाए तो इस तरह से 1,2-डायोल, देखिए पहला कार्बन और दूसरा कार्बन दोनों पे OH ग्रुप्स, तो 1,2-डायोल इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी एक विधि है जिसके द्वारा हम 1,2-डायोल प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आज जो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं अधिकतर वो रिपीटेशन रिएक्शंस थे, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाली क्लासेस में या इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ रखा था, लेकिन फिर भी उनको रिपीट करना ज़रूरी है। नोट्स बनाते रहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।